खबर है में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, पहले कुछ रन डाउन और उसके बाद मेहमानों से अपना तारुफ करवाएंगे। बानी पीटीआई ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार है, मगर हैरत की बात यह है कि वो ये फरमाते हैं कि जी मैं आपको मुआफ़ करने पर तैयार हूँ, और मुतालबा ये था कि आपको हमसे माफ़ी मांगें। तो अब ये बहुत और ये फ़र्क डाइकॉटमी कैसे ख़त्म होगी, इस पर बात करेंगे। ईद के बाद क्रैकडाउन होगा या एहतजाजी तहरीक चलेगी, ये इस पे भी बात करेंगे। हुकूमत का सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो इंपोर्ट करने का मंसूबा है, वो क्या सिलसिला होगा और किस हद तक जो है वो कामयाब हो सकेगा, इस पे बात करेंगे। तनख्वाहदार तबके के अलावा हुकूमत जो है किसी पे टैक्स लगा सकेगी? तनख्वाहदार तबका तो गड़े की मछली है भाई, जब मर्जी उसको पकड़ लें। मगर इसके साथ बहुत ही आखिरी सेगमेंट हमारा इकॉनमी पे होगा। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि लोगों ने किस तरह से अपनी मैशत चलाई और हम इतनी मेहनत करके इस मकाम पर कैसे पहुँचे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे शौकत यूसुफ सईद, रहनुमा पीटीआई, राना साहब सेक्रेटरी जनरल PUFJ हमारे साथ होंगे, सायरा बानो साहिबा रहनुमा GDA हमारे साथ होंगी, डॉक्टर तैमूर रहमान माहिर मैशत हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनसे बड़ी दिलचस्प आज हम कुछ फैक्ट्स एंड फेयर उनसे पूछेंगे भी और शेयर भी करेंगे जी। तो फ़िलहाल एक ब्रेक के बाद जब हम हाज़िर होंगे तो इन मौज़ूआत पे आपसे तफसील के साथ गुफ्तगू। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राना अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल PUFJ। मोहतरम, बहुत शुक्रिया। और सीनियर साफ़ी राना साहब, इस कानून के बारे में तो वो जैसे पास हुआ मैं बाद में बात करूंगा आपसे, और ज़ाहिर है ये अब मैटर सब जुडिस भी है, और फिर ज़ाहिर है छुट्टी पे चले गए, जाना पड़ा मजबूरी में गवर्नर साहब को, तो ये फिर स्पीकर साहब जो एक्टिंग गवर्नर थे। मगर मैं पहले एक और बात पे आता हूँ। बानी PTI जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप माफ़ी मांग लो तो ग्रैंड डायलॉग हो सकता है। दूसरी समत से कहते हैं जनाब आप माफ़ी मांगें। तो ये डायलॉग कैसे शुरू होता आपको नज़र आता है, और आपके पास खबर क्या है कि ये क्या सिलसिला जिस तरीके से स्टेल मेट है, एक जगह पे सारा खेल फंसा हुआ है, इससे हम आगे निकल पाएंगे कि कुछ मुंह, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कोई मैशत दा मुंह सिर सीधा कर लिए? राना साहब। देखिए गाजी साहब, ये बड़ी सिंपल सी गेम है, कोई इसमें साइंस नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने, बानी तहरीक इंसाफ ने अपने मुज़ाकरात करने के ऐलान से एक बॉल से 3 विकेटें गिरा दी। देखिए भाई, उन्होंने वाज़े तौर पर, एक तो वो जो लेटर जिस दिन खुलेगा ना सुप्रीम कोर्ट वाला, तो आप उस लेटर में देखेंगे कि उनकी जो गुफ्तगू होगी, लिखे अल्फाज होंगे उनकी तरफ से जिसने भी लिखे होंगे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आइन से हटके होगी। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि जो लोग, चूंकि ये वो नहीं कहते, इससे पहले मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। यही बात की ना राना सनाउल्लाह साहब ने भी, जी, यही बात इनकी और दीगर लोगों ने भी की। तो उन्होंने कहा कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और हमें आपसे कोई रियायत भी नहीं चाहिए। हम खुले दिल से पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इन मुज़ाकरात में, हाँ, 8 फरवरी के इलेक्शन भी रखें। इन मुज़ाकरात में वो तमाम चीजें रखें जो आप बार बार कहते हैं कि 9 मई, उनका बिल्कुल 9 मई के असर मुल्ज़मान को भी सामने लाना चाहिए, जो भी है उनको भी रखे सामने, बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी भी करें, जो दिल करता करें। साथ में 8 फरवरी का भी देखें क्या हुआ, साथ में आप ये भी देखें कि इस हुकूमत को किसने किस वक्त गिराया। अब कप्तान ने ऐसी बॉल की है जिससे ये सारे 3 बड़े इनके जो पार्टनर है हुकूमत के अंदर, 3 बड़े पार्टनर है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एनकेएम, तीनों पार्टनर जो हैं वो आउट हो गए, बिल्कुल वाज़े तौर पे आउट हो गए। इसलिए आउट हो गए कि ये तो गारंटी, ये तो बकायदा गवाही दे दी थी मोहम्मद जुबैर अहमद ने कि हुकूमत किस तरह गिराई गई, और जुबैर अहमद ने जिस वक्त ये बातें की
उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून में था। मोहम्मद जुबैर साहब की बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद जुबैर साहब जो गवर्नर थे सिंध के, ये साबिक गवर्नर थे, मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान रहे, मरियम साहबा के तर्जुमान रहे, और वही थे जो बाजवा साहब से इनकी मुलाकात के हवाले से भी आपको पता है बहुत सी चीजें सामने आई थी। तो जब उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में ये फाइनल हो गया था कि तरीके में इत्मीनान आएगी, मैं पूछता रहा कि बंदे कहां से पूरे होंगे, उन्होंने कहा बंदे पूरे हो जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए, सारे मामला तय हो गए हैं और बयानिया तब्दील हो गया है। तो ये सारी चीजें जो बानी तहरीक इंसाफ कहते थे वो सारी चीजें तो प्रूव हो गई, और उसके बाद साइफर के अंदर आपने इकरार कर लिया, साइफर में आपके लोगों ने खुद मान लिया बहुत सी चीजों को। तो अब इन सारे मुज़ाकरात में जब आप जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात में हार सिर्फ और सिर्फ जो होगी वो हुकूमत की होगी, चाहे वो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो किसी और मामले से हो, उसमें लूजर जो जाएगी वो हुकूमत ही जाएगी। एक बात तो बड़ी क्लियर है, देखिए आपको नजर आना चाहिए बड़ी क्लियर चीजें होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आज उन 3 नशिस्तों के हवाले से, इससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ अपना मौकफ दे रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि आओ मुज़ाकरात करें, तो जाए ना करें मुज़ाकरात। अगर वो टर्म एंड कंडीशन रख रहे हैं तो उस टर्म एंड कंडीशन को अवाम के सामने अच्छा राना साहब, एक बात माफी चाहता हूं, मैं बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं। एक तो आपने 3 नशिस्तों से ये क्यों भाग रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 नशिस्तों का मामला नहीं है, ये कोई एक ऐसा नुक्ता आगाज हो सकता है जो शायद 80 नशिस्तों तक चला जाए। कोई ऐसी बात है या बेपरखी है? बिल्कुल यही बात है जो आपने की है। 80 नहीं 82 नशिस्तों तक जाएंगे, 82 नशिस्तें हैं जी जिन तक ये जाएंगे, और ये 3 नशिस्तों से आगाज होगा। आप एक बात तो मुझे बताएं, काजी साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं, यहां पर तो कोई हल्की सी बात करता है तो उसे तलब कर लिया जाता है, उस पर फला सब कुछ लग जाता है। एक लियाकत अली चट्टा होते थे और उस लियाकत अली चट्टा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कर दी थी, उसके बाद वो कहां है किसी को पता है? अगर उसने चीफ जस्टिस साहब पर, हमारे इंतहाई मौजूद चीफ जस्टिस साहब पर गलत इल्जाम लगाया तो उन्हें कहां होना चाहिए था? जेल में। अगर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्जाम लगाया उन्हें जेल में होना चाहिए था। ये अगर ये कहकर माफी हो जाती है कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया, तो फिर सबको माफी होनी चाहिए, फिर तो सबके लिए ये होना चाहिए। इमरान खान के ट्वीट पर FIA हरकत में आ सकती है, तो चट्टा साहब के बयान पर चीजें हरकत में नहीं आई, अगले दिन ही बहुत सी चीजें सीधी पदरी हो गई। कुछ लोग जो नहीं मान रहे थे वो मान गए, और ये सारी चीजों की, तो इसलिए ये 3 नशिस्तें भी उसी ज़ुबान में आती है। ये 3 से शुरू होगा, और फिर आप और मैं जिस शहर में बैठे हैं, इस शहर की 24 सूबाई नशिस्तें भी आएंगी, कौमी की नशिस्तें भी आएंगी, फिर बहुत से हल्के खुलेंगे, बहुत से हल्कों से बहुत सी चीजें आएंगी। मुझे याद है एक हल्का ऐसा भी है कि जिसके 10 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट फार्म 45 कैंडिडेट के पास नहीं था, जो कैंडिडेट जीता हुआ था असल में, तो उसने जाके इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर आप इसके 100% वोट भी डलवा लें, मेरे मुहालफ को भी डलवा लें, तो जितनी लीड से मैं इस फार्म 45 के तहत जीत रहा हूं, मैं तो फिर भी जीत जाता हूं। वो भी नहीं माना गया। तो ये 3 खुलेंगे तो 3 से 82 तक जाएगा, और फिर आपको पता है घर कौन जाएगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो उसमें फिर कौन कौन फंसेगा। लेकिन अब एक फैसला होता है जो इंसान करता है, और एक फैसला है जो अल्लाह ताला की जात करती है, और अल्लाह ताला की जात की तरफ से ये फैसले होना शुरू हो गए हैं, राहें बनना शुरू हो गई हैं, चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, और जब चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं तो अब फिर रास्ते जो है ना वो बहुत से लोगों के बंद। और राना साहब के साइफर के केस में भी जो सीन आया, अब इद्दत का केस भी जो है, एक गालिब अक्सरियत ये कहती है कि ये भी नहीं, शायद हम तो नहीं कुछ कह सकते, ये तो अदालत की सवाबदीद है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से प्रोसिक्यूशन हुई, जिस अंदाज से, तो ये भी शायद ना ठहर सके मुमकिन तौर पर। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? इद्दत वाला केस।
सर इद्दत वाला केस तो खत्म हो गया ना। चलिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं इसमें। जी जी। इद्दत वाले केस में अब जब भी हियरिंग शुरू होगी, जब भी उसके समाअत शुरू होगी, जब भी ट्रायल मुकम्मल शुरू होने जाएगा, तो 2 गवाहियां ऐसी आने वाली है, उन 2 गवाहियों के बाद मालिका साहब खुद फंस जाएंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि 2 गवाह ऐसे हैं कि जो इस केस की बेसिस को, बुनियाद को खत्म कर सकते हैं, हिला के रख देंगे, वो बता देंगे। और ऐसे गवाह होंगे कि जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये वही गवाह हैं जिनके मुतल्लिक बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप फौरी तौर पर उनके खिलाफ कुछ कर लेंगे। तो अब वो गवाह आने लगे, आप सिर्फ इंतजार करें, ये शुरू हो जाए। बात यह है कि ये सारा मसला है बजट तक। कल से बजट आ रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कुछ सिर्फ बजट के पास होने तक सारे मामला होंगे। उसके बाद किसकी किस तरह उल्टी गिनती शुरू होती है ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अभी जो चेयरमैन हैं गौर साहब, उन्होंने कहा है कि जी हम इस ईद के बाद जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तहरीक चलाएंगे। अब एक जाहिर है उनका हक है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हर आदमी का हक है, मगर जहां मैशत खड़ी है तो क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी कोई हलचल खुदा न खास्ता हो सकती है और क्रैकडाउन के बारे में भी इशारे मिल रहे हैं अगर ऐसी कोई पीटीआई और ये मौलाना फैसला करते हैं? राना साहब, बात यह है कि क्रैकडाउन बंद हुआ कब है? बौची गेट में जलसे का ऐलान होता है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। गली मोहल्लों में जलसों का ऐलान होता है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। इलेक्शन, कौमी सवाई के इलेक्शन आते हैं, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। 2 साल से क्रैकडाउन तो हो रहा है, क्रैकडाउन तो अब इशू रहा ही नहीं कोई। अब मामला यह है, ये क्रैकडाउन कर लेंगे, मान लें पंजाब में कर लेंगे, उसके अलावा बलोचिस्तान में इतना आसान नहीं है क्रैकडाउन करना, सिंध में कर लेंगे, ये भी मान लें। बाकी कहां करेंगे? बाकी जहां से लोगों ने निकल के आना है फिर क्या करेंगे? एक जमात के खिलाफ क्रैकडाउन तो इनको कबूल था, या उस जमात ने भी उसे अपनी मजबूरी समझा, या जो भी कर रहे तहरीक इंसाफ की हद तक तो क्रैकडाउन चलता रहेगा, वो चल भी रहा है। अगर ये इत्तेहाद हो जाता है जिसको असद कैसर लीड कर रहे हैं और जिसके इम्कानात कमी है, तो मौलाना साहब के बंदों के खिलाफ भी जब क्रैकडाउन शुरू होगा तो आपको फिर वो महाज इतने ज्यादा खोलने पड़ेंगे कि महमूद खान अचकजई से लेकर मौलाना फजलुर रहमान और उधर सिंध से जीडीए, ये सारे महाज खोलकर आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो क्या पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें नजर कुछ और आ रही हैं, होगा कुछ और। थोड़ा सा इंतजार करें, ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी आपको नजर आना शुरू हो गई है। आपको नजर आना शुरू हो गए हैं कुछ बहुत से फैसलों से कि आगे कुर्बानियां किसकी होनी है, जो सियासी, ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों में से किस किस की कुर्बानी होनी है, ये तो चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी तहरीक की जरूरत पड़े, शायद बड़ी तहरीक से पहले ही बड़े फैसले हो जाए। राना साहब, पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर है, मंजूर वसान साहब सियासतदान हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं और अपनी सियासी पेशन गोइयों और सियासी सितारों की चाल के हवाले से बड़ा जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कल भी हमने बात की, 1, 2, 3 महीने की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने भी कुछ 40-45 दिन की बात की है। ये विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि देखें मुक्तदिरा और इस वक्त की जो कोलिशन है वो तो एक पेज पे हैं और कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता, तो फिर अगला सेटअप क्या बनेगा? और फिर ऐसे माशी हालात में जब पहले ही मैशत डगमगा रही है। राना साहब, बात यह है कि जी साहब, मेरी बात हुई सायरा बानो जो जीडीए की, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक पीपल्स पार्टी के बड़े ही सीनियर तरीन रहनुमा ने कहा है कि इसी साल में दोबारा इलेक्शन होंगे। मैंने कहा ये आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने कहा जी मैं ये वसूख से कह रही हूं आप, और उन्हें बाहर जाने से रोका गया है कि आप पाकिस्तान में रहें, इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में जो आपकी जिम्मेदारियां आप करें,
और उस जिम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि इलेक्शन इसी साल में होंगे। ये बात आज से मुझे 15 दिन पहले वो कही है। मैंने दोबारा भी पूछा, उन्होंने कहा जी मेरी दोबारा बात हुई है और इसकी तस्दीक। फिर मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लेता, बड़ी सियासी शख्सियत है, मैंने उससे ये बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो इम्कानात हैं और जो मुमकिन हमें नजर आ रहा है वो इत्तेहाद आपको बजट के बाद टूटता हुआ नजर है। और पीपल्स पार्टी किसी सूरत अवामी नफरत का सामना नहीं करना चाहती और पीपल्स पार्टी हर सूरत में अपना फायदा लेकर इस इक़्तिदार का हिस्सा बनने की बजाय इक़्तिदार से बाहर रहना चाहती है। नून लीग उसे अंदर लाना चाहती है और इस सारे मामले में नून लीग जब अवामी नफरत का सामना करेगी तो नून लीग खुद या भागेगी या फिर पीपल्स पार्टी उन्हें छोड़ देगी। और साथ में ज़हन में रखिएगा, ये जो आपने स्टार्ट में 3 हलके कहे थे ना, अगर ये हलके भी खुलना शुरू हो गए तो फिर एक बड़े रास को अफशा होने से बचाने के लिए असम्बलियों को तहलील करना ये ज्यादा मुनासिब है। अच्छा चले, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाता, मगर राना साहब एक और भी है, आपको पता है कि इस वक्त यूट्यूबर्स एंड यूट्यूब एक बड़ा एक मुअस्सर ज़रिया बन गई है, एक फायर वॉल भी आ रही है बाहर से। तो ये चले, उनको तो ज़रूर डायरेक्ट किया जाए जो वतन अजीज़ या उसकी इंटेग्रिटी या उसके ख़िलाफ़ जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, तो ये क्या इस छुरी तले सब आ जाएंगे या सिलेक्टिव होगा या क्या होगा? क्या आपके पास हैं खबरें? वक्त तो आ लेने दे काजी साहब, क्या ये उस वक्त तक होंगे? क्या हुकूमत उस वक्त तक होगी इस पोजीशन में? पहली तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये बात मैं काफी अरसे से सुन रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी हमने सुनी इस बात। लेके आ जाएंगे तो क्या उसमें अगर हम कहेंगे ये बात कि फलां शख्स ने चोरी की है, ये सबूत है, तो ये किस तरह खत्म कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, जो वतन अजीज के खिलाफ बात है, जो वतन अजीज को नुकसान पहुंचाती है बात, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासतदान अवामी प्रॉपर्टी है, वो अवाम को जवाबदेह है, ब्यूरोक्रेसी अवाम को जवाबदेह है और बहुत से ऐसे इदारे जो अवाम को जवाबदेह है, उन्हें अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। टीवी पर तो चले लग सकती है कटकट, टीवी पर तो एक कंट्रोल मौजूद है, लेकिन अगर यूट्यूब पे कोई करता है, किसी सियासी शख्सियत की कोई चीज बेनकाब करता है, कोई बड़ा स्कैंडल बेनकाब करता है, उसके पास सबूत है, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ये इस वॉल के जरिए सारा कुछ करना होता तो ये जो बिल ला रहे हैं, जो बिल लाए हैं और मजीद जिन चीजों की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये कभी ना कर। राना साहब अभी बिल की बात रह गई, क्योंकि वक्त की दीवार खड़ी है हर वक्त हमारे सामने, दोबारा आपको तकलीफ देंगे। बहुत सी खबरें ब्रेक की। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, बहुत सी बातें अभी रहती हैं और ये प्रोग्राम भी जारी है। आखिर में तो हम मईशत पे भी बात करेंगे, जो शायद सबसे अहम एक मामला है, और ये सियासत का स्क्रिप्ट भी यही मईशत लिखेगी। मगर उससे पहले भी कुछ गुफ्तगू, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी ज्वाइन किया है मोहतरमा सायरा बानो साहिबा ने, रहनुमा GDA। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा PTI। पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, ये बताइए कि ईद के बाद एक नए अलायंस और एक तहरीक की बात हो रही है, जिसमें GDA का नाम भी आ रहा है, मौलाना फजल रहमान की JUIF का नाम भी आ रहा है और PTI तो है ही। क्या खबरें हैं आपके पास? क्या इस ज़िम्न में कोई इत्तेहाद फोर्ज हो रहा है? सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनने में तो ऐसा ही आया है और मौलाना फजल रहमान साहब की और पीर सदरुद्दीन शाह राष्ट्री की मुलाकात भी हुई है। वो की चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन ये ईद के बाद और देख लीजिएगा कि इस बजट के बाद हुकूमत किस बंद गली में पहुंचती है। तो जी सायरा बानो साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बीच में रुकी थी थोड़े। जी फरमाइए प्लीज। देखिए, उसके बाद होगा इस वक्त जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है,
सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के अपोज़ात इलेक्शन वाले खत्म ही नहीं हुए कि जिस तरीके से सिंध की बंदर बांट की गई, बल्कि रास्ते दे दिया गया। इस इलेक्शन को तो सिरे से हम मानते ही नहीं है। और फिर आपने बाकी भी देखे होंगे कि जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं और एक इतनी बड़ी जवाब को दीवार के साथ लगाया गया है, तो इन सब चीजों को देखने के लिए तो इसका मतलब ये कि ईद के बाद है जो ये खबरें इतनी भी बेपरवाह। जी आप खुद का मौक़िफ़ भी है पीर साहब की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा जा रहा है तो जिसमें उनको ये सारी सूरत हाल बताई जा रही है कि किस तरीके से हुआ, और हम अपनी जो दुहाई या फरियाद लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है जिस तरीके से सिंध के मामला चल रहे हैं। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आज एक यानी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात भी करूँगा। उस ख़त की भी बड़ी बाज़गश्त है जो लिखा गया चीफ साहब को, कि उसमें भी बहुत सी बातें हैं। और सेकेंडली ये बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी आप राब्तों में हैं, तो क्या आप समझते हैं GDA तो एग्रीव्ड है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ आएंगे किसी ऐसी तहरीक में? यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त आपके पास ऑप्शंस क्या है? ये तो एक गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी इमरान खान या तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात से बात नहीं करना चाहते। देखिए, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी नून लीग, हम समझते हैं कि इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया और आज तक पहुंचा रहे हैं। और जमहूरियत का अगर बड़ा घर किया है तो इन दोनों ने किया है, तो उनसे किस हवाले से बात की जाए, क्योंकि सियासी कल्चर उन्होंने खत्म किया। आप आज देखें कि पंजाब जो है वो पुलिस स्टेट बन चुका है। पंजाब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, उसका असर अब बलूचिस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है, वहां पे भी आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्टी जो है ये जमहूरियत खुश हैं, अवाम खुश हैं, तो इनके साथ हम किस हवाले से बात करें? तो ये एक प्रोपेगेंडा इन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है कि आप लोग कच्चे पक्के के डाकू हैं, आपको तो पॉलिटिकल लोग मानते ही नहीं है। आपने इस मुल्क को दिया क्या है? 5-5, 4-4 बारियां लेके आप फिर इकट्ठे होकर मुल्क को लूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो बात नहीं कर रही। देखिए, इमरान खान जो है ना वो यानी जेल में रहकर भी इनके आसाब के ऊपर सवार है और इनको प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे की जी देखिए उनको तो बड़ी सहूलत दी जा रही है। 6x8 का कमरा मिला हुआ है तो बड़ी सहूलत है। हालांकि जो कूलर की बात हो रही है कि जो उनको कूलर दिया गया है, ये कूलर तो सारे कैदियों को मिले होते हैं। ये तो अब तो सारे लोग जेलों में चले गए ना। अब तो एक वर्कर को पता है कि जेल के अंदर क्या होता है, जेल का मेन्यू क्या होता है। मैनुअल में देखें उसके जो है कोई भी बंदा अगर वो जेल का खाना नहीं खाना चाहता तो खुद उसका तड़का लगा के उसको ठीक करके खा सकता है, कैंटीन से मंगा सकता है। ये कौन सी बात है कि रोजाना उसका प्रोपेगेंडा जी या ये खाया जा रहा है, वो खाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे जेल इनके कंट्रोल में नहीं है, जेल हमारे कंट्रोल में। तो एक तो ये इनकी नाकामी देखें। दूसरी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात की, देखिए गोल एक है। इस वक्त अगर आप देखें कि मुल्क के अंदर आपने अगर इलेक्शन कमीशन को ठीक करना है, अगर आपने आइन और कानून और उसकी बालादस्ती कायम करनी है, तो इनसे पहले निजात हासिल करना है और निजात तब होगा जब मिलके कोई तहरीक चलाएंगे। अच्छा मैं एक मिनट मैं जरा सायरा बानो साहिबा का, क्योंकि एक एम्फेसिस होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो ये है कि वो भी आप यानी आपका भी होगा और होना चाहिए। सायरा बानो साहिबा, जो आप महंगाई की बात करती हैं, जो अब सिंध में हम देख रहे हैं, कल डॉन की मैं स्टोरी देख रहा था, एक ऐसा यानी डकैतियाँ हो रही हैं। इसके अलावा जो 27 बंदे कल जो है वो यानी जो हुआ आपके सामने, और हैदराबाद में कोई बर्न सेंटर भी नहीं था। तो क्या ये मुतालबे भी रखेंगी आप अगर तहरीक चलती है कि जो अवाम के हकूक़ हैं? सायरा बानो साहिबा। जी काजी साहब, आप हम लोगों का बाखुदा कि कोई इक़्तिदार या उस चीज़ की नहीं है, और यही कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई है। अगर आप कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर कब तक लाशें उठाते रहेंगे? पहले एक दौर था कि वहाँ पर ये ग्रुप्स मशहूर होते थे, हथौड़ा ग्रुप और ये ग्रुप वो ग्रुप। उसके बाद इस शहर ने बोरी पर लाशें उठाई और अब आप यकीन नहीं करें
कि डेली बेसिस पे 4 कत्ल होते हैं, 4 लोगों को गोली मार के मोबाइल छीनने की वारदातें। जैसे अब आपने हैदराबाद कहा कि हैदराबाद से तकरीबन सभी जो काबीना बैठी हुई है वो रूरल एरिया से है, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो सानिया हुआ था, हेस्को और सब लोग इन्वॉल्व थे कि उसके लिए लोगों की दाद रसी हो। बस सिर्फ मैं आपको क्या बताऊं कि NICVT और गवर्नमेंट पे तो आप पूरा सूबा नहीं चला सकते ना, कि उसकी मिसाल देकर। और बाकी यहाँ पर बिलावल साहब ने तकरीर की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा भी था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप यकीन करें खुदा जाने उनको शायद कोई खबर मिली होगी, उन्होंने गुस्से का इजहार किया होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, उनको रिपोर्ट टू सेक्रेटरीट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं और इन्हीं हालात के लिए हमें तवज्जो दिलाओ खत या नोटिस काजी फाइज ईसा साहब को पीर साहब की तरफ से जाने वाला है अगले 2-3 दिन में। अच्छा, मैं जी ठीक है, बिल्कुल आपने ये 2 खत हो जाएंगे। सदर शाह साहब ने स्पीच भी की थी और उन्होंने यही बोला था कि रहम कर लें, आधा मुल्क गंवाने के यूसुफ जई साहब, अब आप सारा बानो साहिबा ने भी कहा कि जी इस पे बातचीत हो रही है, मगर अभी कोई फाइनल आपने हैमर आउट नहीं किया कि जी आप इस स्ट्रगल में किस तरह से आएंगे। अभी ये प्रोसेस में है तीनों पार्टियों का जो आपस में जो गुफ्तगू चल रही है। यूसुफ जई साहब देखिए, अभी तो जाहिर है मुलाकात हुई है, ये सारी चीजें होती हैं इस तरह, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को भी तजुर्बा हासिल है, वो भी मुख्तलिफ औकात के अंदर तहरीकें चलाई है और लीड किया है। तो हम चाहते हैं कि जो इस वक्त यूसुफ जई साहब, माफ़ी चाहता हूँ, वक्त ख़त्म हुआ। हम ये और थैंक यू वेरी मच सायरा साहिबा, यू आर सो काइंड कि आप हमेशा हमें वक्त देती हैं। नाज़रीन, तहरीकें चलाना हक़ है सबका, मगर कोई ऐसी रास्ता निकले कि कोई मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे। डॉक्टर तैमूर रहमान हमारे साथ होंगे। कल बजट है और ये बजट क्या खुशखबरियाँ लेकर आएगा वतन अजीज़ के अवाम के लिए, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तैमूर रहमान, मईशत के माहिर हैं, एक बड़े इदारे में तदरीस से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हम बड़े क्रिएटिव और तख्लीकी वाक़या हुए हैं। मैं 2 खबरें, पहली खबर तो आपने खुद इस पर कमेंट किया था जब हमने गंदम इंपोर्ट की थी। आज एक नई खबर आई है कि हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्वाइट इंटरेस्टिंगली डॉन की इंट्रो में ही अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो मिलर्स हैं जिनका PMLN रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ है, उनको इजाज़त दे दी गई है कि इसको एक्सपोर्ट कर लिया जाए। तो ये डॉक्टर साहब, ये इतनी क्रिएटिव कोई और भी रूलिंग एलीट है दुनिया में, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या यहाँ चीनी की कीमतें बढ़ेंगी? वेल डेफिनेटली अगर मार्केट से बाहर चीनी जाती है तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी वहाँ पे चीनी की कीमत में इजाफा हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि चीनी की कीमत बाहर कितने की बिक रही है, कितने की नहीं बिक रही, कितनी एक्सपोर्ट होती, कितनी नहीं होती, उसके हिसाब से डोमेस्टिक प्राइस पे भी असर होगा। मगर डेफिनेटली अगर चीनी एक्सपोर्ट होगी तो उसका ये रिजल्ट होगा। और चीनी के हवाले से आपको तो पता ही है कि जो शुगर मिल्स की एसोसिएशन है ओनर्स की, वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी पावरफुल लॉबी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और फ्रैंकली कोई भी पार्टी इक़्तिदार में होती है तो वो अपना जो भी उसने करवाना होता है वो बड़ी कामयाबी से करवा भी लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कैसे हुआ, मैं आज देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई। इंडिया ने सिर्फ इस बार $14 बिलियन के आईफोन बनाकर एक्सपोर्ट किए हैं। वियतनाम की एक्सपोर्ट हमसे 12 गुना ज्यादा है। और ये डॉक्टर साहब हम और $250 बिलियन की IT की एक्सपोर्ट है उसकी। Have we been sleeping? Still we are. डेफिनेटली जी, वी हैव बीन स्लीपिंग। उसकी वजह ये है कि हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया है उस पैमाने पे जिस पैमाने पर वियतनाम और इंडिया ने इन्वेस्ट किया है कि एक पूल ऑफ स्किल्ड लेबरर्स बनाया जाए
जिसके हवाले से फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वियतनाम भी बहुत ज़्यादा गई है, और ये इंडिया भी बहुत ज़्यादा गई, ऑफ कोर्स पहले चाइना भी बहुत ज़्यादा एफडीआई की इस किस्म। मगर पाकिस्तान में इस किस्म की एफडीआई आ नहीं सकती, क्योंकि हम ये चीज़ें बना नहीं सकते जो कि जिस तरह हम फ़ोन्स नहीं बना सकते, हमारे पास इस तरह के इतना बड़ा पूल नहीं है उन आईटी प्रोफेशनल्स का जिसके हवाले से फिर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए। तो पिछले 70 सालों से हमने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ख़बर है मुझे, अभी एक यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो यंग उन्होंने मुझे बताया है कि खैर से अद्वियात की कीमतों को भी डीरेगुलेट कर दिया गया है। इससे पहले भी जो इसमें होता रहा वो आपके सामने है। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारी आवाम जहाँ पे इन्फ्लेशन है, जहाँ पे काइंड ऑफ रिसेशन है और बाइंग पावर भी जिस तरह है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो जी फ्रेंकली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ के बड़े हक में होते हैं कि तमाम प्राइसेस को डीरेगुलेट किया जाए, मगर मैंने जो एशियन इकोनॉमीज़ हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं उन स्टडी की है। मैंने वियतनाम की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी की स्टडी की और विज़िट भी किया वियतनाम को और उनकी लीडरशिप से भी मिला हूँ। तो आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि कुछ प्राइसेस तो उन्होंने बिल्कुल फ्रीली फ्लोटिंग की हुई हैं कंज्यूमर आइटम्स की, जिस तरह सेल फोन्स हों, इस तरह की चीज़ें हों। मगर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, अद्वियात जैसी चीज़ें, खाने जैसी चीज़ें, रोटी जैसी चीज़ें, चीनी जैसी चीज़ें, आटा वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल की होती हैं, चाइना के अंदर भी और वियतनाम के अंदर भी। यही वजह आप देखें चाइना इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, वियतनामीज इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, मगर वहाँ पे सब्सटेंटिव इन्फ्लेशन नहीं होती। इवन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, चाइना पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, वियतनाम पे होता है, मगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं होती, बल्कि कभी कभार डिफ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है। उसकी वजह यही है कि उनका ड्यूल प्राइस सिस्टम है। ड्यूल प्राइस सिस्टम से मतलब ये है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सिस्टम एक तरह से था, मगर उसके जो हालात हैं इस वक्त वो यही हैं कि एक्चुअली उसके पास कोई टीथ नहीं है कि वो वाकई इसको इन्फोर्स कर सके। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी से हमें इन्फ्लेशन भी नज़र आती है। फिर उसके बाद जब गंदम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो हमें एकदम से इन्फ्लेशन गिरती हुई भी नज़र आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मैं दो खबरें देख रहा था, और ऐसी प्राइस इंस्टेबिलिटी, जनरली ऐसी प्राइस इंस्टेबिलिटी जो होती है उससे मार्केट इतनी अनइवन होती है कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिर नहीं अच्छी की जा सकती और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लो होती है। तो एक्चुअली इस किस्म की इंस्टेबिलिटी प्राइसेस के अंदर एक किसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो फिगर्स आई, 2700 अरब रुपए का वो कह रहे हैं जी परचून फरोश टैक्स चोरी करते हैं। अभी मैं जब शो करने से पहले मैं देख रहा था औरंगजेब हमारे जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर ख़जाने के, वो उन्होंने कहा जी 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। तो क्या हमारी कैबिनेट का काम हमें इस तरह की खूबसूरत इतलात फराहम करना है या इसको रोकना भी है? हाउ कम, क्या आर वी बीइंग हेल्ड होस्टेज टू देम जो ये सब करते हैं? अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का केस है। अगर आप पावर सेक्टर वाले लोगों से बात करें ना इस पे, तो वो आपको ये बताएंगे कि जहाँ से बिजली चोरी होती है ना, वो बेसिकली मामला ये है कि जो हमारे ग्रिड्स है ना फार अवे एरियाज के अंदर, बलोचिस्तान के रूरल एरियाज में, केपी के रूरल एरियाज में, वहाँ पे बिजली फराहम होती है और रिकवरी नहीं होती। तो ये वेल नोन बात है। जबकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का जो ग्रिड है, फैसलाबाद वगैरह जो बड़े शहरों का ग्रिड है, ये एक्चुअली यहाँ पे सब्सटेंटिव किस्म की और अच्छी भली रिकवरी हो जाती है। और दूसरा इसमें ये है कि इस पे बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि उन एरियाज के अंदर से रिकवरी करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनकम लेवल्स इतने लो हैं कि वहाँ से रिकवरी इन रेटों पे, बिजली के इन रेटों पे शायद नामुमकिन किस्म की बात है। इससे भी बड़ा लॉस जो है वो ये है कि 20% तो आपका लाइन लॉस है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो अगर हमने ये रिकवरी, अच्छा फिर जो लॉसेस होते हैं आपको, लेट से आपको लॉस हो रहा है किसी रूरल एरिया में केपी के, आप रिकवर क्या करेंगे? आप रिकवर करेंगे फिर पेशावर से। सदर्न पंजाब में आपको लॉस हो रहा है, आप रिकवर करेंगे मुल्तान से, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। तो इससे वो सारा सिस्टम जो है, अगर आपको लॉस हो रहा है सिंध के रूरल एरिया के अंदर, आप रिकवर करेंगे हैदराबाद और कराची से। इससे सारा निज़ाम जो है ना वो उल्टा फुल्टा किस्म का हुआ है। तो इस सारी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें यह है कि जो 5 बड़े डिस्कोज हैं, इंक्लूडिंग लॉस मेकिंग डिस्कोज, उन्होंने खुद कहा है कि कंसेशनल रेट्स पे और कंसेशंस के साथ प्राइवेटाइज करेंगे। अब ये जो कंसेशंस का लफ्ज़ जब वो इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो घबरा जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन
सॉवरेन गारंटी के साथ की, और इसी तरह आईपीपीज को भी सॉवरेन गारंटी दी, जिससे इनफैक्ट पब्लिक जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि उनके बिजली के रेट्स कंट्रोल्ड होते हैं और पीछे से टैक्सेस के जरिए उनको सब्सिडाइज किया जाता है। तो ये अगर हो गया तो फिर तो मेरा ख्याल है मामला और भी खराब हो जाएगा। तो फिर मियां मंशा साहब ने एक स्कीम दी हुई और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी सिंगल बायर मार्केट आप ना बनाएं, आप इस तरह से बनाएं कि जी हर बंदा जो है ना अपनी मर्जी की आईपीपी से अपनी मर्जी से नेगोशिएट करके बिजली खरीद लें। अब इससे और बड़ा मसला बन जाना है। आप देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस मियां मंशा की अगर फैक्ट्री है तो वो कहते हैं कि मेरी तो अपनी आईपीपी भी है, मैं अपनी आईपीपी से बिजली खरीद लूँ, ना कि मैं डिस्को के जरिए अपनी बिजली खरीदूँ। इससे क्या होगा कि बहुत बड़े लेवल पे जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगी, 2, 3, 4 प्राइसेस शुरू हो जाएंगी, और फिर आवाम के ऊपर और बोझ बढ़ जाना है, क्योंकि जिनकी अपनी आईपीपीज हैं उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को सस्ते रेट्स पे बिजली प्रोवाइड करके अपना मसला हल कर लेना है, और जो ओवरऑल ग्रिड पे बर्डन है वो फिर आवाम से और खींचा जाएगा। सो इनफैक्ट ये एक और तरीका है जिस तरह से अमीर लोग जो अपने आप को सब्सिडाइज डेंजरस है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए भी, इक्वालिटी के लिए भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। नाज़रीन, ये मामला है, ये अनार्की है, इस अनार्किक सिस्टम को हमें किसी ज़ाब्ते के अंदर लाना है। इस दुआ के साथ कि ये हो पाए। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।